हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो कैंडिडेट्स को एकदम डीप लेवल पर चीजें समझाना है। क्योंकि जब बात यूपी शिक्षक और अनुदेशक भर्ती की आती है तो कंफ्यूजन काफी होता है। सही कहा। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए ऐसी सरकारी नौकरी जहां ना कोई एडमिट कार्ड का इंतजार है और ना ही किसी एग्जाम सेंटर के बाहर लगने वाली वो लंबी लंबी लाइनें। और सबसे बड़ा डर जो आजकल होता है पेपर लीक का, वो भी नहीं है इसमें। एग्जैक्टली सीधे आपकी जो पिछले सालों की मेहनत है, जो आपकी एकेडमिक मेरिट है, बस उसी के बेस पर एक पक्की सरकारी नौकरी। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे नंबर की बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि कुल 21,508 पदों पर भर्ती होनी है। 21,508। ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है और इसलिए इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट। तो आज की इस क्लास का हमारा मकसद यही है कि हम स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी, जो चयन प्रक्रिया है, और मेरिट लिस्ट बनने के हर एक पहलू को विस्तार से समझाएं ताकि वो अपनी तैयारी एकदम पुख्ता कर सकें। क्योंकि नोटिफिकेशन को सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना काफी नहीं होता, उसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझना पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस 21,508 के मैथमेटिक्स को, मतलब इसके गणित को डिकोड करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई सिर्फ नोटिफिकेशन देखे तो उसे लगता है कि बस एक बड़ी संख्या है, पर इसमें एक डिवीजन है, राइट? एग्जैक्टली। इन 21,508 पदों को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो 11,508 पदों का है। ओके, और ये किसके लिए है? ये है नगरीय क्षेत्र शिक्षक के लिए, यानी कि जो अर्बन एरिया के टीचर्स होते हैं। अच्छा, नगर पालिका और नगर निगम वाले विद्यालयों के लिए। बिल्कुल। और ये पहली बार हो रहा है जब अर्बन एरियाज में इस लेवल पर भर्ती हो रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वाओ। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है 10,000 पदों का। ये रखे गए हैं अंशकालिक अनुदेशक यानी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के लिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स। हाँ, और ये उन्हीं अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए हैं जहां बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा है। ओके, 100+ स्टूडेंट्स होने चाहिए। पर अब यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है। कैसा सवाल? अक्सर ना जब कैंडिडेट्स अंशकालिक या पार्ट टाइम वर्ड सुनते हैं तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक टेंशन होने लगती है। वो डर नेचुरली आ जाता है। राइट। तो शिवांश मिश्रा सर, क्या आप इस सिचुएशन को थोड़ा क्लियर कर सकते हैं? मतलब कोई ये पार्ट टाइम टैग वाली नौकरी क्यों करना चाहेगा? देखिए, ये डर बहुत ही नेचुरल है। ब्यूरोक्रेसी में जो शब्द यूज होते हैं ना, वो अक्सर थोड़े डरावने होते हैं। हाँ, टेक्निकली 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है पेपर पर। बिल्कुल। कागजों पर कार्यकाल 11 महीने का ही होता है, पर अगर हम प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें तो ये नौकरी एक परमानेंट जॉब जितनी ही सेफ है। वेट, रियली? वो कैसे? क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या सरकार हर 11 महीने बाद 10,000 नए लोगों को ढूंढेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी? प्रैक्टिकल लेवल पर ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। एग्जैक्टली। ये लॉजिकली और लॉजिस्टिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए रियलिटी ये है कि पुराने अनुदेशक आज भी काम कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिन्यू होता रहता है। अच्छा, तो कोई डेटा है इसका कि पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं इस सिस्टम में? बिल्कुल डेटा है। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन में 9,645 अनुदेशक हैं। ओके, करीब 9,500। हाँ, और कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन में 8,469 लोग पहले से काम कर रहे हैं। ओ वाओ। और सिर्फ यही नहीं, कार्यानुभव शिक्षा में भी 6,192 अनुदेशक रियलिटी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और वर्षों से सिस्टम में हैं। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। ये डेटा काफी रियश्योरिंग है कैंडिडेट्स के लिए। मतलब जो पार्ट टाइम का लेबल है वो बस टेक्नैलिटी है। हाँ, एक लीगल सेफ साइड के लिए सरकार ऐसा करती है। और इसी के साथ एक और पॉइंट है जो इस जॉब को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, और वो है मानदेय यानी ऑनरेरियम। सही कहा, सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आया है। आई थिंक वो 2011-12 में जब ये शुरू हुआ था तो बस 7,000 रुपए मिलते थे, राइट? बिल्कुल। फिर 2022 में ये बढ़कर 9,000 हुआ। लेकिन अब वर्तमान मानदेय सीधा 17,000 रुपए हो गया है। 17,000? 9,000 से सीधा 17,000। ये तो लगभग डबल हो गया। हाँ, और ये इस बात का प्रूफ है कि ये इंस्ट्रक्टर सिस्टम के लिए कितने जरूरी हो गए। तो कैंडिडेट्स के लिए ये एक शानदार विकल्प बन जाता है। 17,000 का मानदेय और प्रैक्टिकल जॉब सिक्योरिटी। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पदों के प्रकार और उनकी योग्यता। राइट। क्योंकि फायदे तो समझ आ गए, पर नेचुरली अब ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट्स क्या हैं और अप्लाई करने के लिए डिग्री कौन सी चाहिए। तो बेसिकली अनुदेशक भर्ती के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 मुख्य क्षेत्र। ओके, कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? पहला है कला शिक्षा, मतलब आर्ट एजुकेशन। दूसरा है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा यानी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। आर्ट और फिजिकल एजुकेशन ये तो स्कूल्स में हमेशा से होते हैं। और तीसरा? तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कार्यानुभव शिक्षा, जिसे वर्क एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अच्छा, तो एक एक करके इनकी योग्यता मतलब क्वालिफिकेशंस को समझते हैं। कला शिक्षा के लिए क्या चाहिए?
आर्ट एजुकेशन के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और साथ में फाइन आर्ट, ड्राइंग या पेंटिंग में कोई डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। या फिर BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी चलेगा? बिल्कुल, BFA या उसके समकक्ष यानी इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। और फिजिकल एजुकेशन के लिए? उसके लिए मोस्टली प्रोफेशनल डिग्रीज मांगी गई हैं, जैसे BPE हो गया या BPEd या DPEd। और MPEd वाली भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, MPEd वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये दोनों कैटेगरीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर ये जो तीसरा पिलर है, कार्यानुभव शिक्षा, जब मैं ये देख रही थी तो इसका डिवीजन मुझे बहुत अजीब लगा। आप उस परसेंटेज वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, इस कार्यानुभव शिक्षा को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया है, वो भी 35, 35, 15, 15 के रेशियो में। ये कैसा पाई चार्ट है? देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सरकार की एक बहुत बेहतरीन रणनीति है। तो शिवांश मिश्रा सर, मैं चाहूंगी कि आप इस 35, 35, 15, 15 वाले फॉर्मूला को थोड़ा विस्तार से समझाएं ताकि स्टूडेंट्स सही कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, देखिए उन्होंने टोटल वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट का 35% कंप्यूटर एजुकेशन के लिए रिजर्व किया है। कंप्यूटर के लिए और 35%। दूसरा में देखा 35% उन्होंने रखा है गृह शिल्प यानी होम साइंस, कुकिंग वगैरह के लिए। अच्छा, हाँ, तो बाकी बचा 30% ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी का है। सरकार स्कूल्स में प्रैक्टिकल स्किल्स लाना चाहती है। आज बिना डिजिटल लिटरेसी के कुछ नहीं है। ये बात तो है। तो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है? कंप्यूटर वाले 35% में आने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर के लिए कैंडिडेट के पास O लेवल सर्टिफिकेट या कंप्यूटर में ITI होना चाहिए। ओह, सिर्फ बेसिक नहीं, और हायर डिग्रीज? हाँ, बीटेक इन CS या IT वाले और BSc इन IT वाले भी परफेक्टली एलिजिबल है। वाओ, मतलब बीटेक ग्रेजुएट्स प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाएंगे अब। बिल्कुल। और जो होम साइंस वाला 35% है उसके लिए? कुकिंग में ITI चाहिए या फिर होम साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे चलकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का क्या सीन है? कृषि शिक्षा के लिए BSc इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा मांगा गया है। और हॉर्टिकल्चर वाले 15% के लिए? उसके लिए हॉर्टिकल्चर या फ्रूट प्रिजर्वेशन में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। अब क्वालिफिकेशंस तो हमने समझ ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, परीक्षा कब होगी, यही ना? एग्जैक्टली। किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक करता है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। वो ये कि इसमें कोई एग्जाम होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, नो एग्जाम। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगा। बिना परीक्षा के नौकरी, ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है, स्पेशली आजकल के टाइम में। लेकिन एग्जाम ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई फिल्टर नहीं है। सबसे पहला फिल्टर जो सरकार ने लगाया है वो है आयु सीमा यानी एज क्राइटेरिया का। तो एज लिमिट क्या रखी गई है? सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। 21 से 40, और रिलैक्सेशन भी तो होगा बाकी कैटेगरीज के लिए? हाँ, OBC, SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है, यानी वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल्स हैं? दिव्यांगों यानी PWD कैंडिडेट्स को सीधे 15 साल की छूट मिली है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल तक जाती है। ओह, 55 साल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक्स सर्विसमैन का क्या? भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भी राज्य सरकार के नियम हैं उसी अनुसार छूट लागू होगी। राइट, तो एज क्राइटेरिया क्लियर है, पर अब आते हैं उस फाइनल मेरिट पर। अगर एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन होगा कैसे, मेरिट बनेगी कैसे? ये प्रोसेस थोड़ा मैथमेटिकल है। इसमें आपके 4 अलग-अलग लेवल्स के मार्क्स कंसिडर होंगे। ओके, कौन सी 4 चीजें? पहला, आपके 10th क्लास यानी हाई स्कूल का परसेंटेज। दूसरा? आपके 12th यानी इंटरमीडिएट का परसेंटेज। तीसरा, आपके ग्रेजुएशन यानी स्नातक का परसेंटेज। और चौथा, जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है उसका परसेंटेज। तो बेसिकली 10th, 12th, ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री, इन चारों के परसेंटेज। हाँ, इन चारों के प्राप्तांकों के परसेंटेज का योग करके, मतलब उन्हें जोड़कर उसका एवरेज निकाला जाएगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम में एवरेज निकालते थे ना, वैसे ही। बिल्कुल, एक एनालॉजी से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 10th में 60% आए हैं, 12th में भी 60% है, ग्रेजुएशन में भी 60% और प्रोफेशनल डिप्लोमा में भी 60% है। राइट। तो इन चारों को अगर हम जोड़ें, 60 + 60 + 60 + 60, ये हो गया 240। हाँ, और क्योंकि ये 4 चीजें हैं तो हम 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल एवरेज निकल कर आएगा 60। यही उसका फाइनल मेरिट स्कोर होगा। एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया आपने। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला हर कैंडिडेट पर लागू होगा। लेकिन इस सिंप्लिसिटी में एक प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम? अगर 2 कैंडिडेट्स का ये जो फाइनल एवरेज मेरिट स्कोर निकला है वो एकदम सेम आ जाए तो क्या होगा? मतलब डेसिमल्स तक मैच कर जाए तो? ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है, स्पेशली जब लाखों लोग अप्लाई कर रहे हों। और इसके लिए सरकार ने टाई ब्रेकर रूल्स बनाए हैं। अच्छा, टाई ब्रेकर्स भी हैं। तो पहला नियम क्या है टाई तोड़ने का? अगर 2 लोगों के मार्क्स बिल्कुल समान हो जाएं, तो पहला नियम कहता है कि जिस कैंडिडेट की आयु यानी एज अधिक होगी उसे वरीयता मिलेगी। ओह, मतलब जो उम्र में बड़ा है उससे नौकरी मिल जाएगी। हाँ। ये काफी ह्यूमन अप्रोच है।
सरकार मानती है कि बड़े वाले के पास शायद ये आखिरी मौका हो। सही कहा। लेकिन अगर एज भी एकदम सेम हो गई तो मान लीजिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक ही है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो तब ये टाई ब्रेकर कैसे काम करेगा? ऐसी रेयर सिचुएशन के लिए दूसरा नियम है, अगर आयु भी बिल्कुल समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार नाम देखा जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब हाँ, से। जिसका नाम डिक्शनरी के सीक्वेंस में पहले आएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वाओ, मतलब अमित और राहुल है, दोनों की उम्र और मार्क्स सेम है, तो अमित को जॉब मिल जाएगी क्योंकि ए पहले आता है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम थोड़ा अजीब लग सकता है, हाँ। पर लीगली ये सबसे न्यूट्रल तरीका है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का। ये टाई ब्रेकर नियम की सरलता वाकई तारीफ के काबिल है। कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब हमने अनुदेशकों का 10,000 पोस्ट वाला पूरा हिस्सा कवर कर लिया है। हाँ, अनुदेशक भर्ती की सारी प्रोसेस हमें समझ आ गई, लेकिन अब हमारा फोकस उस दूसरे बड़े नंबर पर आना चाहिए। वो 11,508 नगरीय क्षेत्र शिक्षक वाले पद। हाँ, क्योंकि इस पूरी भर्ती का सबसे नया और चर्चित पहलू यही है। सही कहा। 11,508 पद चर्चा का केंद्र इसलिए हैं क्योंकि पहली बार इस स्तर पर नगरीय क्षेत्रों यानी अर्बन एरियाज के लिए ये भर्ती हो रही है। और इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? इनकी नियुक्ति सीधे नगर पालिका और नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में होगी। मतलब आपको किसी गांव के स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, सिटी में रहकर ही सरकारी टीचर बनने का ये शानदार मौका है। और ये अनुदेशकों से बिल्कुल अलग एक कंप्लीटली स्वतंत्र अफसर है। ये परमानेंट टाइप की सेटिंग में आता है। राइट। तो अगर हम आज की क्लास का एक क्विक समरी निकालें दोस्तों, तो हमारे पास टोटल 21,508 ऐतिहासिक पद हैं, जिसमें से 10,000 पद अनुदेशक के लिए है और 11,508 पद नगरीय शिक्षक के लिए है। और सबसे बड़ी बात, चयन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मेरिट पर होगा, कोई परीक्षा नहीं है। एग्जैक्टली। और क्योंकि सब कुछ आपके मार्कशीट पर डिपेंड करता है, तो दोस्तों मेरी तरफ से एक वार्निंग या एडवाइस समझ लीजिए। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड कि इसमें मेरिट एवरेज निकलता है, तो आपको आज ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। बिल्कुल। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री और जो भी प्रोफेशनल डिप्लोमा है, सब एक जगह सेट करके रख लीजिए। हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल वगैरह में नाम की स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, वरना एंड मोमेंट पर रिजेक्ट हो सकते हैं। सही कहा। क्योंकि एग्जाम नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स ही आपकी पहचान और आपका एग्जाम दोनों हैं। ये एक ऐसा डिलेड रिवॉर्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सालों पहले अपने बोर्ड एग्जाम्स या कॉलेज में खूब मेहनत की थी। आज बिना कोई नया एग्जाम दिए उनकी वो पुरानी मेहनत उन्हें एक स्टेबल करियर दे रही है। ये वाकई में उनके लिए एक उपहार जैसा ही है। तो इस चर्चा को अब हम यहाँ समेटते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसी ही सबसे सटीक अपडेट्स, फ्री पीडीएफ्स, लाइव क्लासेस और पर्सनल गाइडेंस के लिए एसएस मंत्रा से जुड़े रहें। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर SS मंत्रा ऑफिशियल सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर तो हमारा एसएस मंत्रा चैनल है ही, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।